Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome to today's revision session. आज के रिविजन सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका CMA फाइनल्स पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के सेक्शन बी एज पर योर न्यू स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 14 विच इज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल ऑडिट्स, जिसके अंदर कुछ पोर्शन आपके स्टडी मटेरियल में इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके चैप्टर नंबर 15 में भी डाला हुआ था, बट आई पर्सनली फाउंड इट ऑफ नो यूज कि अलग अलग जगह पे सेम चीज पढ़ाई जा रही है, तो इसीलिए जितना भी इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड का पोर्शन है, भले ही वो आपके चैप्टर 15 में क्यों ना दिया, वो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया आपके चैप्टर नंबर 14 के ही नोट्स बनाते टाइम, जिससे कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके स्टडी मटेरियल में है वो सारी आपको एक जगह पे ही मिल जाए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो पूरा टॉपिक ही आपका एक साथ रिवाइज हो जाए। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग चल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, एंड लाइक आई ऑलवेज से, all my best wishes are always with all of you, and I hope that you all pass with flying colors in the first attempt only. राइट तो चलिए आज का सेशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिए एंड आपको नोट्स सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप जब उसे ज्वाइन करेंगे तो जितनी भी आपकी डेली अपडेट्स है रिलेटेड टू योर कोर्स, वो सब आपको हमेशा विद इन द अप्रोप्रिएट टाइम मिलती रहेगी। चलिए लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल ऑडिट, पहले मैं थोड़ा आपको ये बता देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ कि ये क्या होता है, एंड देन हम अपने नोट्स पे जाएंगे एंड देन नोट्स में से रीड करेंगे कि क्या क्या लिखा है। इंटरनल कंट्रोल्स का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जितने भी आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ये देखने के लिए कि हर चीज़ आपकी ठीक तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं, उसके लिए आप कुछ कंट्रोल्स बनाते हैं, वो होते हैं आपके इंटरनल कंट्रोल्स। नाम से हमें समझ में आ रहा है इंटरनल, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसकी प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग सो दैट इट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस से वो कंप्लाई करे एंड पूरी इफेक्टिवनेस ओवरऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स इम्प्रूव्ड, एफिशिएंसी बढ़े, और हर इंसान को पता हो कि उसको क्या काम करना है, सबके अपने काम के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, एक प्रॉपर सीमलेस वर्किंग इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर हर चीज़ सबको पता हो कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, जिससे कि कभी भी ऐसा ना हो कि किसी के भी फंक्शंस में भी कोई कोई क्लैरिटी ना रहे, ऐसा ना हो। तो इसी के लिए हम जो भी अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रोल्स लाते हैं, दैट आर नोन एज इंटरनल कंट्रोल्स। चलिए अब थोड़ा पढ़ते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। द फर्स्ट थिंग इज इंटरनल कंट्रोल्स, एंड पहले तो मेरा स्टाइलिस बीच में खराब होता था, आज तो स्टार्टिंग में ही हो गया। नहीं ठीक है। इंटरनल कंट्रोल क्या है? बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट है, वो सारे प्रोसीजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि आप ओवरऑल अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। ओवरऑल हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, इसके लिए हम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं, बिकॉज बिना रूल्स के हमें पता है कि अगर हमें हमारे ऊपर कोई चेक नहीं है तो हम ढंग से काम कर ही नहीं सकते, सब अपने अपने हिसाब से काम करने लगेंगे। बट इफ वी नो दैट दिस इज द प्रोसीजर, हमारे ऊपर कोई चेक्स लगे हैं, तो हम उस तरीके को फॉलो करेंगे जो हमें प्रिस्क्राइब्ड है, एंड वी विल इंक्रीज आर एफिशिएंसी, एंड अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा विद अटमोस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड टाइम एज वेल। देन हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? यही इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, प्रॉपर डेडिकेशन हो, सबको पता हो कि किसको क्या काम करना है, आप अच्छे से ये देख आपके ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाए, आपकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़े। ठीक, देखते हैं क्या लिखा है। एग्जामिन करना है कि क्या ट्रांजैक्शन जो मैनेजमेंट ने ऑथराइज किया था जिस तरीके से एक प्रॉपर वे, क्या वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं या नहीं, अकाउंटिंग पीरियड सही है या नहीं, असेट सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स हो रही है या नहीं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं जो भी हमने रिकॉर्ड करे हुए हैं उनको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एसेट्स हैं उनसे। एफिशिएंसी देखेंगे हम परफॉर्मेंस की, कितना एफिशिएंट है हमारा परफॉर्मेंस, वो हम
डिटरमाइन करते हैं। देन कंप्लायंस हम देखते हैं, यस हम कोई भी रूल्स बना रहे हैं तो हम ये ध्यान में रख के बना रहे हैं कि हम ओवरऑल हर चीज़ का अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ भी वो इन लाइन हो, तो उसमें भी हमें जितनी भी कंप्लायंसेस करनी है वो सारी भी इसमें आ जाएंगी। और फ्रॉड वगैरह के लिए जितने भी हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स आप ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं पूरे एक ब्रॉड लेवल पे, कि आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ठीक तरीके से काम करती रहे, हर एक स्टेप आपका ठीक चलता रहे और ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी बढ़े। या फिर अगर आपको पर्सनली फील होता है कि आपके किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में या पर्टिकुलर एक ऐसा स्टेप है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कंट्रोल लगाने की, थोड़ा एक होता है ना रेगुलेट करने की ज़्यादा नीड है, तो आप एक नैरो लेवल पे वहाँ पे भी अपने कंट्रोल्स लगा सकते हैं और एक ब्रॉडर लेवल पे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे हम कंट्रोल्स लगाते ही हैं। देन वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉर इंटरनल कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल कंट्रोल मतलब कि कौन है रिस्पॉन्सिबल ये इंटरनल कंट्रोल के लिए। ये मैंने आपको पहले भी आपके दूसरे मैनेजमेंट ऑडिट के चैप्टर्स में बताया था कि जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं इनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी रिलेशनशिप चलता है, जिसके अंदर जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे ऑलवेज एक्ट एज एजेंट्स फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। बिकॉज ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये खुद से कंपनी को नहीं चलाते, ये खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर अ कंपनीज परफॉर्मेंस, बट वॉट दे डू इज दे इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से तो इंटरेस्टेड है, बिकॉज इन द एंड डिविडेंड इन्हें मिलेगा, इनका खुद का पैसा लगा हुआ है। जब आपका कोई पैसा लगा हुआ है तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो उस चीज में ये देखने के लिए कि क्या उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। So no doubt in that yes they are interested in the performance, and the sole reason of being interested in the performance of any organization for any shareholder is that they have invested their hard earned money। अपना खुद का पैसा लगाया है तो वो जरूर चाहेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छी ही हो और उसकी परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड भी रहेंगे टाइम टू टाइम चेक करने में। बट पैसा लगाने से बिजनेस नहीं चलता। एक कंपनी जो है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी मैनेजमेंट चलाते हैं, जो भी उसका मैनेजमेंट चला रहा है किस तरीके से चला रहा है तो वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है किसको, अपने सारे सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर्स। इसीलिए एक प्रिंसिपल थ्योरी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो है दोनों के बीच में रहता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स किस तरीके से स्टैब्लिश होंगे और कैसे होने चाहिए। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी तरीके आपने अपनाए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन लाइन रखने के लिए वो इतने स्ट्रांग है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है, हर काम इन द मोस्ट स्मूथेस्ट वे पॉसिबल चल रहा है, तो ऑब्वियसली उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, आपके जितने भी एसेट्स है वो सेफ गार्ड होंगे, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। चलिए देखते हैं एक बार क्या है इसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इंटरनल कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अकाउंटेबिलिटी उनकी क्या है, शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल एजेंट इनका रिलेशनशिप होता है, ठीक। देन वी हैव द स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का क्या स्कोप है भैया, बहुत बड़ा स्कोप है। हम अपने जब ऑडिट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो या कॉस्ट ऑडिट हो, कोई भी हो, तो जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर जब हम सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम इंटरनल कंट्रोल्स असेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग है उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा NTE ऑफ ऑडिट क्या होगा, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। आई जस्ट राइट इट डाउन हियर। वैसे ये आपने ऑब्वियसली पहले भी पढ़ा होगा, या तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में ही या फिर अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट में, कि एक NTE हम डिसाइड करते हैं ऑडिट का। NTE मीन्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कि कितना आपका ऑडिट कितने दिन तक चलेगा, कितना उसका एक्सटेंट होगा, मतलब कितना डीपली आप उसकी वाउचिंग वगैरह करेंगे। जैसे हम सैम्पल टेस्टिंग करते हैं तो अपने स्टैट ऑडिट वगैरह में, तो जो भी हम सैम्पल टेस्टिंग करते हैं उसमें हम कितने सैम्पल्स वेरीफाई करेंगे, वाउचिंग कितनी करेंगे कितनी नहीं, कितना इन डेप्थ हम एनालिसिस करेंगे और कितना हम सैम्पलिंग कम कर सकते हैं, वो हर चीज़ हमारे इंटरनल कंट्रोल्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि एक बार जब आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसकी वर्किंग अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसके बाद आप डिफाइन करते हो NTE, जिसके लिए आप क्या टेस्ट करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं इसका मतलब कि हर बंदा अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से, सही तरीके से कर रहा है, कोई भी ऐसा फ्रॉड के चांसेस नहीं है और सबको पता है कि सबको क्या काम करना है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, ओवरऑल लॉ के भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हुए ही आप अपने सारे काम कर रहे हो। तो अगर आप हर चीज ठीक कर रहे हो, आपके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है, दैट मीन्स
कि आप अगर थोड़े बहुत सैम्पलिंग भी कर लोगे तो उसी में आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। पर अगर इंटरनल कंट्रोल्स ही एकदम बेकार है, एकदम वीक इंटरनल कंट्रोल्स है, तो उस केस में फिर आपका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट अपने ऑडिट का बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आप नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा कलेक्ट करोगे, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल से वैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने जब एनालाइज किया, जब आपने टेस्ट किया इंटरनल कंट्रोल, तब वैसे ही आपको ये फीडबैक मिला है, वहां से आपको ये एक तरीके से एक हिंट मिला है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसीलिए फिर आप ज्यादा वाउचिंग करोगे। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं। इसका स्कोप, यस, अकाउंटिंग कंट्रोल से तो बड़ा ही है। हमने अपने एसेट्स को सेफ गार्ड किया, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी कितनी रिलायबल है वो चेक किया, ऑब्जेक्टिव्स हम कितने अकम्प्लिश कर रहे हैं वो देखा, और लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ हम कंप्लाई करें। तो ओवरऑल हर चीज को कंप्लाई करना, लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, आपके सारे फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फंक्शंस ठीक हो, हर चीज जो है वो आपके इंटरनल कंट्रोल्स में आप इस तरीके से अपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हो। इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हो, ब्रॉडर लेवल पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वो कंट्रोल्स लगाते हो कि सब लोग विद इन दैट लिमिट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशंस ही काम करें, जिससे कि आपकी खुद की भी एफिशिएंसी बढ़े और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, आपके एसेट सेफ गार्ड हो, लॉज एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करो और आपका प्रॉफिट्स और अपनी परफॉर्मेंस को आप इंक्रीज कर सको। देन वी हैव टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप चारों लर्न करेंगे, चारों इंटरनल कंट्रोल्स के टाइप्स क्या है वो आप लर्न करेंगे। चैप्टर से इस वाले क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। और ये टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स थोड़ा अच्छे से ही कर लेंगे, और ये तो आपने लर्न करने, मैंने लिख दिया है कि ये आपको लर्न करने हैं। नोट्स आप व्हाट्सएप करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उससे आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसका स्कोप वगैरह और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है वो तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जब पूछेंगे तो ये 4 नाम आपको याद रखना और इनके बारे में लिखना है, ठीक। सबसे पहला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का क्या मतलब है, जितने भी आपके एडमिन से रिलेटेड मतलब मैनेजरियल डिसीजन जितने भी हैं वो सबके सब इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वही जो अभी मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी मैनेजरियल कंट्रोल्स आप लगाते हैं वो सारे के सारे आप इसमें आएंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स दैट आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय देम। देन आपके पास नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपके मेथड्स बेसिकली जो भी आप अपने लगाते हो, जैसे कि आपकी बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स के थ्रू जो आप ऑपरेशनल कंट्रोल्स बनाते हो। ऑपरेशनल कंट्रोल्स आप किस तरीके से बनाते हो, जैसे हम बजटिंग भी जब हम पढ़ते हैं कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है कि हम अपना बजट सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं कॉस्टली में इंकर करते हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या वेरिएंसेस आ रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, प्री डिटरमाइंड एक स्टैंडर्ड रेट हम बना लेते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की इतनी ही आनी चाहिए। फिर हम जब एक्चुअली उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कितना आता है, उसमें वेरिएंस कितना आता है, वो किस रीजन से वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, कितने सारे वेरिएंसेस जो है वो ऑलरेडी आप कैलकुलेट करते आ रहे हो अपने इंटरमीडिएट लेवल से कॉस्टिंग में। तो वो भी क्या है, वो आप ऑपरेशनल कंट्रोल लगाना चाह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके अंदर आप एक प्री डिटरमाइंड रेट जैसे आपने दे दिया और फिर आप उससे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो। तो ये हो गया आपके ऑपरेशनल कंट्रोल की टेक्निक्स, ठीक। देन वी हैव फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल, जिसके अंदर आप एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हो, फ्रॉड्स वगैरह से बचते हो, आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उन सब से आप डील करते हो। एंड द लास्ट इज कंप्लायंस कंट्रोल, कि आप लॉज जितने भी प्रिस्क्राइब्ड है आपकी कंट्री में जहाँ पे भी आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसे कि हम इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो तो इंडियन सारे लॉज जितने भी रेगुलेशन है जो भी बने हैं उन सबको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो कंप्लायंस कंट्रोल वो हो गया कि आप कंप्लायंस के ऊपर चेक कर रहे हो। फाइनेंशियल कंट्रोल में आप ये देख रहे हो कि आपके एसेट्स वगैरह सेफ गार्ड हो रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सब ठीक है। ऑपरेशनल कंट्रोल आप लगाते हो बाय मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स लाइक बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम लगा रहे हैं बेसिकली जितने भी हमारे एडमिन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सारे प्रोसेसेस पे, ठीक। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट को ही हमने कवर कर लिया है, हर पार्ट पे हम कंट्रोल लगा रहे हैं। तो ये 4 तरीके के कंट्रोल्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लर्न करके जाओगे, ठीक। थ्योरी क्वेश्चन पुट अप होता है।
नेक्स्ट आपके पास आता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सक्सेसफुल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका बहुत ही सक्सेसफुल है, मतलब कि बहुत ही अच्छा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो कंसिडर करते हैं हम? उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंसिडर करते हैं। जैसे सबसे पहले सेग्रीगेशन एंड रोटेशन ऑफ ड्यूटीज, कोई भी एक इंसान पूरा काम ना करे। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल कि अब फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पे आर्टिकलशिप कर रहे हो या कुछ भी है, तो आपको सर ने कैश दिया कि आपको ये बैंक में डिपॉजिट करा के आना है। ठीक, सर ने आपको कैश दिया, अब बैंक भी आप ही गए वो कैश डिपॉजिट कराने, उसके बाद उसकी रिसिप्ट भी आप ही लेकर आए, फिर उसके बाद सर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हो कि ये आपने पैसा जो है वो डिपॉजिट करा रहे, या फिर कैश विड्रॉ कराने के लिए आप गए तो आपको बोला, आप ही ने वहां पे देखा कितना कैश विड्रॉ हुआ, उसकी स्लिप भी आप ही के पास है, हर चीज आपके पास है। तो ये हर एक ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, हर एक स्टेप जो हो रहा है एक ट्रांजैक्शन का, उसमें आप ही इन्वॉल्व हो, तो इसके अंदर कैश की मिसप्लेसमेंट के चांसेस और हर चीज के चांसेस जो है वो ज्यादा है। आप बोल सकते हो कि आपने थोड़े से पैसे रख लिए अपनी जेब में, बाकी आपने करा दिए डिपॉजिट, या फिर आपने जब विड्रॉ किया कुछ रख लिया अपने पास, हो गया जी शेयर हमारा, एंड देन सर को भी कोई होश नहीं है, कुछ नहीं है, देन बाद में फिर क्या है, सब कुछ गायब। तो ऐसे केस में जब ट्रांजैक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर एंड तक एक ही जना रिस्पॉन्सिबल है वो पूरे ट्रांजैक्शन को, वो पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तब चांसेस ऑफ फ्रॉड वगैरह ज्यादा है। तो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके इफेक्टिव हो, अच्छे से आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल कर पाओ, उसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट नो वन पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द होल टास्क। अब यहीं पे अगर आपके चेक्स लग रहे हैं खूब सारे कि जाने के लिए कोई और जाएगा, कैश निकाल के कोई और आएगा, रिसिट आपको आके दिखाएगा, देन आप उसकी एंट्री करोगे कि हाँ ये चीज ठीक है या नहीं। तो अकाउंट्स पे एंट्री कोई और कर रहा है और कैश जो है वो लेकर कोई और आता है, तो सबको पता है कि हाँ भाई कहीं भी किसी भी लेवल पे हम जो है पकड़े जा सकते हैं। तो इसीलिए नो वन पर्सन शुड बी इन्वॉल्व, यू शुड ट्राई दैट नो वन पर्सन इज इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन की पूरी पूरी स्पेस में। इसीलिए अब आप देखते हो कि हर चीज के लिए कितने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स एंड हर चीज बनी होती है बड़ी बड़ी एमएनसीज में, या फिर फॉर दैट मैटर अब नॉर्मली जो भी कंपनीज ग्रो कर रही है सबके अंदर सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, किसी ना किसी का काम कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल पे चेक कर ही रहा है। तो दैट इज ऑल्सो this an indicator for implementation, and that too a very successful implementation of internal controls. ठीक, then we have competence and integrity of people। अब लोग कितने आपके इंटेग्रिटी वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी डिपेंड करता है कि कैसा आपका इंटरनल कंट्रोल होगा। ठीक है, अगर लोग अपने सारे के सारे ड्यूटीज को बिल्कुल अच्छे से, इंटेग्रिटी से, फुल ऑनेस्टी से निभा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड के चांसेस और हर चीज के चांसेस बहुत ही कम है, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो ये बहुत ज्यादा ही लाइकली है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके के सारे एम्प्लॉयज विद अटमोस्ट डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आपके पास ये आता है कि सबको पता होना चाहिए कि कौन किस बात के लिए अकाउंटेबल है। एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश होनी चाहिए, तभी इंटरनल कंट्रोल्स आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाओगे और अच्छे से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लग पाएंगे। एडिक्वेट रिसोर्सेज, जितने भी आपके लिए बेयर मिनिमम इज द करेक्ट वर्ड इफ आई टॉक अबाउट, कि बेयर मिनिमम जितने भी रिसोर्सेज चाहिए एक प्रॉपर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हर चीज के लिए उतने तो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो एडिक्वेट है ही नहीं, एंड बिना एडिक्वेट रिसोर्सेज के फिर कोई भी चीज हम कितने भी एफिशिएंट हो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज अ ब्लेंड ऑफ द रिसोर्सेज एंड आर ह्यूमन नॉलेज। तो जितने भी एडिक्वेट रिसोर्सेज है सब हमारे पास होने चाहिए, ओनली देन वी कैन हेल्प achieve a great implementation and a successful implementation of internal controls। ठीक, देन सुपरविजन एंड पीरियोडिकल अपडेशन प्रॉपर, ये तो हमें पता ही है कि शुरू से ही कि हमेशा एक पीरियोडिकली अपडेशन होती रहे, कंट्रोल्स जो है उनको आप सुपरवाइज करते रहें, जिससे कि आप एक चेक रख रहे हैं कि जो हमने किया है वो ठीक तरीके से हो भी रहा है या नहीं, तो उसके लिए चेक तो उस पर रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बना के इंटरनल कंट्रोल्स को फिर हमने छोड़ दिया, उनको प्रॉपर उसके ऊपर चेक तो हमें रखना ही होगा। देन वी हैव अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, जिसके अंदर अथॉरिटी हमारी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही होनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी के चक्कर में
हमने बहुत ज़्यादा ही अपनी हायरार्की का लेवल बढ़ा दिया है, एंड अननेसेसरी हमने अपने लेवल्स को इंक्रीज करे, तो उससे भी इट लीड्स टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जहाँ पे नीड है वहीं पे हमने अथॉरिटी के लिए हायरार्की बनाई हुई है। ठीक। देन वी हैव लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब ये जो हम इंटरनल कंट्रोल्स लगा रहे हैं, इसका कुछ ड्रॉबैक भी होगा। क्या ड्रॉबैक हो सकता है? कॉस्टली हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स को लगाना हमारे लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन अब ह्यूमन रिसोर्स है, अब कोई फ्रॉड तो कर ही सकता है, किसी कोई नहीं है इतना इंटेग्रिटी वाला पर्सन, तब भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो फेल हो जाएंगे। इम्प्लॉयज आपस में हाथ मिला लें, इम्प्लॉयज आपस में कुछ इस तरीके की हरकतें कर लें एक साथ मिलके, कि फिर आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, नो मैटर कि आपने कितने स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, तो तब भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो फेल हो जाएंगे। कोई भी ऐसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गई, तो उस केस में आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, वो सब चीज़ें तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स में कवर ही नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इन जनरल हम जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसी पे तो आप चेक लगाओगे। कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें आप किस तरीके से बिहेव करोगे, किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, उन सब की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप इंटरनल कंट्रोल मेजर्स नहीं लगा रहे, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो जो चीज़ें हो रही है एक नॉर्मल फंक्शनिंग में बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसी को रेगुलेट करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ही आप ये प्रोसेसेस लगा रहे हो। पढ़ते हैं एक बार आप थोड़े से लिमिटेशंस। एक सेकेंड, चलिए पढ़ते हैं। कॉस्ट, हाँ, कॉस्टली हो सकता है, फुल अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता। ये रहा देखो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस जो है वो इसके अंदर कवर नहीं होते। ह्यूमन एरर्स तो हो ही सकते हैं, और एम्प्लॉयज एक साथ मिलके जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर सकते हैं, फिर आपका इंटरनल कंट्रोल कैसा भी हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। देन इवेलुएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स को इवेलुएट करते हैं, किस तरीके से इवेलुएट करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को? इवेलुएट हम करते हैं, हम अभी मैंने आपको बताया था एनटी डिसाइड करते टाइम, तो उसमें क्या इवेलुएशन हो रही है इंटरनल कंट्रोल्स की? जी हाँ, एक ऑडिटर जब भी ऑडिट करने आ रहा है तो वो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी ये चीज़ लिखता है कि कैसे हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिटर भी जो है वो वेरीफाई कर रहा है। देखते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर वो स्टेटमेंट होगी कि एडुकेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं। फिर ये यहाँ पे बात हुई है ऑडिट कमिटी की, ये आप लिमिट्स जो हैं लर्न कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी लॉ में करके आ रखे हैं, आपका ग्रुप 3 ऑलरेडी क्लियर है और आपने लॉ में करा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप दोबारा एक बार ध्यान दे लीजिए, उसको दिमाग से निकलने मत दीजिएगा। और अगर आपने बोथ ग्रुप वाले हो तो अभी पढ़ ही रहे होगे आप, तो ये यहाँ पे भी आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये चीज़ आप थोड़ा लर्न रखना कि ऑडिट कमेटी किस किस को ज़रूरत है बनाने की। सारी पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, और पब्लिक कंपनी जिसका इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है। और ये जितने भी पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर जो भी लेते हो, वो आप कब लेते हो? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लेते हो। अगर ऑडिट कमेटी आपको बनाने की ज़रूरत है तो ऑडिट कमेटी कौन बनाएगा? ये लिखा है, ये सेक्शन 177 है कंपनीज एक्ट का। यहाँ पे सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट लॉ में हो सकता है कि पूछ ले कि कौन सा सेक्शन है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे तो आपको सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं, बट ये लिमिट्स आपको जरूर याद रखनी है। ये लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए कितना टर्नओवर है, कितना क्या है, कि इनको ही बना के रखनी है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का रोल क्या क्या है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ऑडिट कमेटी का रोल आपका क्या क्या आ जाएगा? बेसिकली जितने भी ऑडिटर जो भी चीज़ें फाइंडिंग्स दे रहा है, जब नहीं होता ऑडिट कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो हर चीज़ बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जब ऑडिट कमेटी होता है तो ऑडिट कमेटी के साथ करता है, जिसके अंदर की आपके सबसे पहले तो ऑडिटर से रिलेटेड हर चीज़ होती है एक ऑडिट कमेटी में। किसको कैसे अपॉइंट करना है, क्या मेथड्स हैं, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट। देन उसकी रोल्स एंड ड्यूटीज तो वैसे भी इंडिपेंडेंट है, वो तो डिटरमाइन होती ही हैं। इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस कैसे हैं वो ऑडिट कमेटी को पता चाहिए। ऑडिटर भी जो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं तो ऑडिट कमेटी को वहाँ से भी उसके बारे में पता लगता है। और आप मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयज से एफिशिएंसी देख के ओवरऑल खुद भी असेस करते हो कि कैसा है आपका इंटरनल कंट्रोल।
तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी ऑडिट कमेटी का अच्छा खासा रोल है। देखते हैं एक बार। हाँ देखो, इवेलुएट करना इंटरनल कंट्रोल्स को, मैनेजमेंट के साथ मिलकर रिव्यू करना इंटरनल ऑडिटर्स की और हर सिस्टम की कि क्या उनकी एफिशिएंसी है, रिव्यू करना इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को, वही सारे, और ओवरऑल कवरेज और फ्रीक्वेंसी क्या है इंटरनल ऑडिट की। अभी इंटरनल ऑडिट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। देन इंटरनल ऑडिटर्स के साथ डिस्कस करना को जो भी फाइंडिंग्स वगैरह मिली हैं उनको। देन रिव्यू करना, कोई भी फाइंडिंग्स वगैरह आई हैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के साथ कोई भी ऑडिट हो उससे पहले आपने डिस्कस करना है कि क्या नेचर है, ये देखो नेचर और स्कोप क्या है ऑडिट का। तो ये एंटी जो डिसाइड होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की इवेल्युएशन ही होगी कि कितने इफेक्टिव और कितने स्ट्रॉन्ग है उनके इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक। देन इंटरनल कंट्रोल्स एंड द ऑडिटर, ये आपका कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रेडवे कमीशन कोसो ने 5 कंपोनेंट्स बताए हैं इंटरनल कंट्रोल्स के, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड बताए गए। ये आज मेरा स्टाइलस कुछ ज़्यादा ही फ्लो में चल रहा है क्योंकि पिछले 2-3 क्लास से ही परेशान नहीं कर रहा, तो इसने सोचा कि हर क्लास का बदला एक ही क्लास में ले लेते हैं। कोई बात नहीं, बट थैंकफुली आज प्रैक्टिकल क्लास नहीं है तो इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अंडरलाइन ही करना है। अदरवाइज प्रैक्टिकल क्लासेस में भी ये बहुत मेरे को परेशान करता है। चलिए एक बार बैक टू द क्लास। कंट्रोल इन्वायरमेंट है, रिस्क इन्वायरमेंट है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड देन वी हैव मॉनिटरिंग। ये 5 कंपोनेंट्स हैं एक इंटरनल कंट्रोल के जो आपस में इंटर रिलेटेड है। ये कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन ने दी है। ऑल राइट। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही थी, ये देखिए यहाँ पे वो सब मैंने लिखा हुआ है आपके लिए कि ऑडिटर डिसाइड करता है अपना एंटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, जिसके लिए अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो क्या होगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो क्या होगा। सबसे पहले वीक के लिए दिया हुआ है कि अगर वीक है तो डीप एनालिसिस आप करोगे और आपका एंटी जो होगा वो हाई होगा। ठीक। देन अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो टेक्स्ट चेक्स ही, मतलब सैम्पलिंग से ही आप काम चला लोगे, और एंटी जो है वो लो होगा। रिटन कम्युनिकेशन देगा ऑडिटर जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, और उन डेफिशिएंसीज के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा भी और एक्सप्लेनेशन भी देगा कि उन डेफिशिएंसी की वजह से, उन लूप होल्स की वजह से बेसिकली क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। तो उसके बारे में तो आपने लिखा है कि इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, पर वो क्यों वीक है, क्या रीजंस है, वो भी आपने थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना है, एंड उन रीजंस का क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे वो भी आपने लिख के देना है। राइट। ऑल राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनल ऑडिट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल ऑडिट। अब ये इंटरनल ऑडिट क्या होता है, अभी तक हम इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ते थे, अब हम इंटरनल ऑडिट पढ़ रहे हैं। ये आप अपने वैसे इंटरमीडिएट लेवल से ही इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एक बार चलिए दोबारा से वो सब रिवाइज करते हैं जो जो हमने पढ़ा इंटरनल ऑडिट के बारे में। बेसिकली ऑडिट है तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो है ही, पर इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब है कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिट जनरली जो होता है, फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है, उससे पहले हम एक इंटरनली किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं और उससे हम अपनी पहले पूरी ऑडिट करवाते हैं ये देखने के लिए कि प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है या नहीं हो रही है। ये बेसिकली कोई गवर्नमेंट को या किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये सारे के सारे आंसरेबल जितने भी हैं ये सब बोर्ड को होते हैं, क्योंकि बोर्ड ही इन्हें अपॉइंट करता है, तो मैनेजमेंट को ये आंसरेबल है। और इनका जितना भी स्कोप है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं चेक करनी है, हर चीज़ इनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा कि इनके काम का क्या स्कोप है। जबकि एक अगर ऑडिटर आता है ऑडिट करने तो उसका स्कोप वगैरह वहाँ नहीं लिखा होता, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा तो उससे पता ही कि उसका हर चीज़ ही उससे कवर्ड है। बट इंटरनल ऑडिट जब होता है तब उसकी स्कोप वगैरह भी हर चीज़ आप ऑडिट कमेटी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है, फिर वो एक दूसरे के साथ मिलकर रिव्यू भी करते हैं हर चीज़ को कि क्या आपकी फैक्ट फाइंडिंग्स वगैरह हैं। ठीक। चलिए पढ़ते हैं एक बार। इंटरनल ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑडिट है तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो है ही किस चीज़ का, इंटरनल कंट्रोल्स का, कि इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह कैसे हैं, और ये इंश्योर करो कि इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह जो हैं
वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इससे एक वैल्यू ऐड मिलता है आपको और आप ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि कोई आपको आके एग्जामिन कर रहा है पहले से ही, तो उससे आपके कंट्रोल्स जो है वो नो डाउट कि इम्प्रूव भी होते हैं। देन वी हैव नेसेसिटी फॉर इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की क्या नीड है? जितने भी फ्रॉड्स है, एरर्स है, वो सब डिटेक्ट करने में हेल्प करता है आपको। इंटरनल कंट्रोल्स को इवेलुएट करने में हेल्प करता है, आपको बताता है कि आपके स्ट्रॉन्ग कितने हैं इंटरनल कंट्रोल्स, कितने नहीं। आपका प्रोसेस जितना भी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, सेफ गार्ड करने में हेल्प करता है असेट्स को। आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल जो है वो बढ़ती है और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। देखते हैं एक बार यहाँ क्या लिखा है। नेसेसिटी है मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स आप इम्प्रूव करो, एरर्स और फ्रॉड्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। मिसयूज अगर हो रहा है कोई रिसोर्सेज का तो वो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम आपको बता देगा, क्योंकि आप जब ऐसे ऑडिट हो रहा है तो वो आप रियल टाइम बेसिस पे ही देख सकते हो कि क्या मिसयूज हो रहा है। और प्रोसेसेस और वर्कफ्लो जो है वो इम्प्रूव करता है और एक मोरल चेक की तरह भी काम करता है, राइट। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी आप चेक करते हो, उसमें भी फ्रॉड एंड एरर वो सब बातें आप चेक करते हो, इंडिपेंडेंट रिव्यू देते हो बिजनेस का। इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? हम बन सकते हैं जी, बिल्कुल बन सकते हैं। तो सीए है, सीएमए है या कोई भी और प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, वो बोर्ड जो है उसको डिसाइड करा सकता है। कंपल्सरी इंटरनल ऑडिट कब होती है? तो इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस किस कंपनी में ज़रूरी है ये भी लॉ में प्रिस्क्राइब है, लिमिट्स। एंड जैसे मैंने पहले लिमिट्स पे लिखा था इस पे भी लिख रही हूँ, लर्न करेंगे। ठीक, ये भी आप लर्न करेंगे। कौन कौन सी हर लिस्टेड कंपनी को कराना है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, या टर्नओवर 200 करोड़ है, या आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट मोर देन 100 करोड़ है, या फिर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ है। तो ये जब मैं अपने टाइम पे लर्न करती थी, जब मेरे एग्जाम होते थे तब मैं ऐसे लर्न करती थी 25 50 100 200, बिकॉज ये इंक्रीज हो रहे 25 देन 50 देन 100 देन 200, तो मैं ऐसे नंबर्स एक साथ लर्न करती थी 25 50 100 200। और 25 में फिर आप आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है आपका, 50 में आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, 100 में आपका आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स है, एंड सबसे ज़्यादा 200 जो है वो आपका टर्नओवर पे है। और ये तो था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। एक और है प्राइवेट कंपनी, उसमें है 100 200। तो 25 50 100 200 और दूसरे में 100 200, और जो लिखा हुआ है 100 के आगे वो सेम वही आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स वगैरह, और 200 में वही टर्नओवर। ठीक, तो ये आप लिमिट्स लर्न करेंगे। देन इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने यही पढ़े कि आपके पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को असेस करते हैं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक करते हैं, आपको एक सही टाइम पे मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताता है, कोई भी फ्रॉड वगैरह है तो वो आपको पूरा डिटेक्ट करके देता है। एग्जामिन करते हो कि ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपर डुअल अप्रूवल के बाद ही रिकॉर्ड हुए हैं, लाइबिलिटीज जो है वो सिर्फ बिजनेस के लिए होनी चाहिए, सारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एक्टिविटीज को भी ये असेस करता है। देन हमारे पास आता है की डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस आता है? अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से पढ़ी है स्टार्टिंग से ही, तो मैंने हमेशा से जब से स्टार्ट करा है ये रिवीजन लेक्चर, तभी से मैं जब हमने स्टार्टिंग में इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा, तभी से मैंने कभी भी एग्जामिनेशन वर्ड नहीं डाला, बल्कि मैंने क्या बोला, एक प्रोसेस है जो फॉलो करते हो जिससे आप अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो और हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, कि आपका एसेट सेफ गार्ड हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। हर चीज़ को ठीक से करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप कंट्रोल्स लगाते हो वो है इंटरनल कंट्रोल्स। वेयर एज ऑडिट की अगर बात करें तो ऑडिट का मतलब है कि जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उसको चेक करना कि वो कैसे लगे हुए हैं। तो ये एक तरीके का टेस्ट है, एक तरीके का चेक है, एग्जामिनेशन कर रहे हो आप, और कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो कितने स्मूथली वर्क कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हो इन दी मोस्ट ऑनेस्ट वे, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो आप चेकिंग कर रहे हो दैट इज इंटरनल ऑडिट। एंड जो भी आप प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हो टू इंश्योर कि हर चीज़ बहुत ही स्मूथली हो, एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, एसेट्स भी सेव गार्ड हो, तो वो जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा रहे हो प्रोसेसेस, दैट इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल। एक बार देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है। डिफरेंस कैन बी ड्रॉन क्लियरली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब होता है, देखो वो मेथड्स या प्रोसीजर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है, और ऑडिट तो रिव्यू करते हो आप फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज को।
फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी आप इसमें करते हो, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक है इसके अंदर, और इंटरनल ऑडिट भी आता है इसके अंदर। लेकिन इंटरनल ऑडिट गवर्नेंस से रिलेटेड है कि आप एक्टिविटीज के ऊपर एक चेक रखो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेकिंग साइमल्टेनियसली चलती रहती है वाइल कैरिंग आउट द वर्क। ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऑडिट में जब एक बार कोई काम हो जाता है उसके बाद ही ऑडिट होती है। तो जब आपका काम ऑलरेडी हो गया है तभी उसके बाद आप ऑडिट करके उसको चेक करोगे, बिकॉज ऑडिट क्या एग्जामिनेशन है, किस चीज का करोगे, पास डेटा का ही तो करोगे ना। तो इंटरनल कंट्रोल में तो साइमल्टेनियसली आप हमारा ये काम ऐसे होगा वैसे होगा तो हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हो, साइमल्टेनियसली आप चेक करके अपने डिसीजंस के लिए अपनी पॉलिसीज फॉर्म कर सकते हो। बट ऑडिट कब कर रहे हो, जब आपके सारा काम हो चुका है, ठीक। बेसिक ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल का क्या है कि कंप्लाइंस से आप इंश्योर कर पाओ मैनेजमेंट की पॉलिसीज वगैरह जो भी है वो इन कंप्लाइंस विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। और इंटरनल ऑडिट का एम क्या है कि आप फ्रॉड को डिटरमाइन करो। टेस्ट आप कर रहे हो तो टेस्ट में आप क्या चाहते हो कि जितनी भी कमियां है वो यहीं पे सामने आ जाए। इंटरनल कंट्रोल का स्कोप बड़ा है एज कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिट, क्योंकि फॉर्मर इंक्लूड्स द लैटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लैटर मतलब बाद वाला। फॉर्मर इंक्लूड्स द लैटर, फॉर्मर मतलब पहले वाला और लैटर मतलब बाद वाला, विच मीन्स कि इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल कंट्रोल्स में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, ठीक। तो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल का स्कोप जो है वो ज्यादा वाइड है। देन हमारे पास आता है फॉर्म MGT 14। ये फॉर्म नंबर आप याद रख सकते हैं, MGT 14 फॉर योर MCQ पर्पस एंड नथिंग मोर देन दैट। MCQ के अलावा और किसी चीज़ के लिए आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। MGT 14 अगर याद रहे फॉर्म का नंबर तो याद रख लेना MCQ पर्पस के लिए। और जो भी अगर प्रैक्टिकली वो एक बंदा ऑलरेडी काम कर चुका है उसको तो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है। किस चीज़ का फॉर्म में देखते हैं एक बार। इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड मीटिंग के बाद ही हो सकती है। और आप फॉर्म करते हो, फॉर्म MGT 14 को फाइल करते हो रजिस्ट्रार के पास 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। जो बोर्ड रेजोल्यूशन आप पास करते हो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर, उसके बोर्ड रेजोल्यूशन के विद इन 30 डेज ये आपने रजिस्ट्रार को फाइल करना है फॉर्म MGT 14 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक। देन वी हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। कौन कर सकता है, बोर्ड, ठीक। लेकिन अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी बनानी है तो ऑडिट कमेटी, ठीक है। यहाँ पे एक हैशटैग डाल के एक बात आपके लिए लिखी हुई है, क्या लिखी है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कभी भी नहीं अपॉइंट हो सकते एज इंटरनल ऑडिटर्स। इसका क्या रीजन है, आप ही बाहर से आ रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करने, और उससे पहले आप ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बार चेक कर चुके हो कि सब चीज ठीक से हुई है या नहीं हुई है, तो आप तो अपने काम को कभी गलत कहोगे ही नहीं। इंटरनल ऑडिट अभी करवा लिया हमने ये देखने के लिए कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स हर चीज ठीक है या नहीं, वो भी मैं ही कर रही हूँ। और उसके बाद फिर बाद में एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एग्जामिन करने भी मैं ही आ रही हूँ, तो मैं अपने काम को ही गलत तो नहीं कहूंगी, राइट। इसी को बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और इसी सेल्फ रिव्यू थ्रेट के तहत और इसी के चलते हुए एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता, अपने ही काम कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी जो भी पावर्स है, उसकी जो भी ड्यूटीज है, उसको क्या चेक करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उनका स्कोप तो है, बट साथ ही साथ वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब उनको एम्प्लॉय किया जाता है तो वो मैनेजमेंट ही, बोर्ड ही उसमें सेट करके उनको देता है। रोल ऑफ CMAs इन इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में CMAs का क्या रोल है, CMAs का तो बहुत बड़ा रोल है। हम तो हर चीज में ही घुसे हुए हैं और हमारा रोल हर जगह सबसे बड़ा है, और यही सोचते हुए हम ये कोर्स कर रहे हैं कि हमारा रोल हर जगह है और हमारा रोल बहुत बड़ा है, और बस हम अपने कोर्स के इतना पास है कि बस ये पेपर क्लियर हो जाए, उसके बाद तो हमारा ही हर जगह रोल है, ठीक है। एफिशिएंसी आपकी ठीक हो, इनएफिशिएंसी आपकी कम हो, कोई भी रिस्क है, कोई भी फ्रॉड्स है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जितने भी आपके रूल्स है रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई करने में आपको हेल्प करता है, एसेट्स को सेफ गार्ड करता है, और इंटरनल ऑडिट प्लान्स वगैरह अच्छे से बनाता है, ठीक। देन वी हैव इंटरनल ऑडिट इन कंपनीज अंडर प्राइवेट सेक्टर। ये कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स दिए हुए जनरली कि क्या क्या लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो सकते हैं, कि अगर आपको एक बार रीड करना हो तो आप कर लेना। आई एम नॉट वेरी श्योर कि यहाँ इनसे
कुछ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या नहीं, बट स्टिल इफ यू वांट टू रीड यू कैन हैव अ रीडिंग कि फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर में क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में किस तरीके से क्या क्या बनाया जाता है. एंड यस, विद दैट दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड. ये चैप्टर हमने बहुत ही क्विकली एंड येट इन वेरी डिटेल अच्छे से रिवाइज किया है. आई होप कि ये रिविजन सेशन आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगे एंड आपको बहुत पसंद आए. अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके मेरे नोट्स की या फिर मेरे लेक्चर्स की इतनी ज़्यादा अच्छाई कर रहे हैं. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इसे ज़रूर, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े एंड हम एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बड़ी कम्युनिटी एक साथ क्रिएट करें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ज़रूर व्हाट्सएप करके नोट्स ले लीजिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं. जहाँ जहाँ पे मैंने बोला था कि यही चीज़ें लर्न कर लेना, वहाँ पे उसको ज़रूर से लर्न कर ही लेना. एंड व्हाट्सएप पे जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक लिंक भी दूंगी. उस लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप पे ही जो ग्रुप है उसका पार्ट बन सकते हैं, जिसमें कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले वहीं पे मिलेंगी, राइट? And all the very best to all of you. Keep studying hard, do not worry, and just work hard and leave the rest on God. Bye bye.